तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। कुछ नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखे जाते हैं। कुछ आवाजें बंदूकों से तेज और इरादे मौत से मजबूत होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा ही नाम है जिनका जन्म तो एक इंसान के रूप में हुआ, परंतु अस्तित्व एक क्रांति के रूप में। जब कोई समझौते की बात करता तो वे नेताजी स्वाभिमान की बात करते। जब कोई आज़ादी को समय की बात मानता तब नेताजी उस अधिकार की बात मानते। वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके स्वतंत्रता कोई भीख नहीं थी, बल्कि जन जन का जन्मसिद्ध अधिकार था। आज हम उन्हीं के जोशीले और ऊर्जावान शब्दों को फिर से महसूस करेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं 1930 के उस दशक में, जब बोस को कलकत्ते का मेयर चुना गया। जैसे जैसे बंगालियों में सुभाष की विचारधारा का प्रसार हो रहा था, वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार के मन में एक भय सा उत्पन्न होने लगा। इस भय को देखते ही मेजर जनरल स्टैनली गर्बाय और उनके कुछ सिपाही अपनी खोखली धमकियां देने सुभाष को पहुंचे। बोस बाबू जिंदाबाद, बोस बाबू जिंदाबाद, बोस बाबू जिंदाबाद। Now you are the mayor of the Kolkata, so no more army is marching to the street of the city. And I told you not to bring your followers here with yourself. मेरी आर्मी के लिए कलकत्ता बहुत छोटा पड़ जाएगा मिस्टर स्टैलिन। My army would be marching throughout this country now. और एक हिंदुस्तानी को उसी की देश में कोई अंग्रेज मना नहीं कर सकते। ये हमारा देश है और यहाँ तो अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। इतना गुस्सा सही नहीं है दोस्त बाबू, शांत हो जाइए थोड़ा। बहुत शांत रहिए दरबारी, अब हम और शांत नहीं रहेंगे। बहुत जल्द आज़ादी दिलाएंगे इस देश को। And how exactly you plan to do that? It will be one step at a time. It will be when you least expect it. It might be happening now, so sleep tight. We will be ready. अरे ऐसे ही बॉस थोड़ी बन जाती है सरकार, केवल गति से बॉस थोड़ी बनती। उतने लोग चाहिए होते हैं, उतने पैसे चाहिए होते हैं, गोला बारूद चाहिए होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए होती है। और बोस बाबू तो नेता हो रहे हैं, कलकत्ता के मेयर बन रहे हैं, काम धंधे में लग गए हैं। अरे भला मरने मारने का मौका मिले थोड़ी मिलेगा। सही कहा दरबारी भैया, अब मरने मारने का मौका बहुत ना भूखा। मौका लेना तो तुम लोग के हाथों में है दरबारी और स्टैलिन, और वो देने से तुम लोग थोड़ी बाज आओगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Was elected as Congress President in 1939. One of the most interesting aspects of the relationship between Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi was their ideological divide on the path to independence. जैसे कहते हैं ना, मंजिल तो एक है पर राह अलग। कुछ ऐसा ही रिश्ता है सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का। While Gandhi was a staunch proponent of non-violent civil disobedience, Bose believed that a more aggressive and even violent approach was necessary to outwit the British. By this time, World War II has begun and Bose saw it as a golden opportunity to strike while British was in a vulnerable condition. के बाद ही अपना मतलब अभी नहीं पहले से। सेवाग्राम में हुई इस अंतिम मुलाकात में बोस ने गांधी से एक जन आंदोलन शुरू करने को कहा। चलिए जानते हैं कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। प्रेसिडेंट बनने की बहुत बहुत बधाई हो सुभाष, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आओ बैठो। आप लोगों से निवेदन है, कृपया कुछ समय के लिए बाहर इंतजार करें। प्रणाम बापू, खुश रहो सुभाष। कैसे है बापू? तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बापू, मैं अपने हिंसा के रास्ते का मान रखता हूँ, पर मैं यह नहीं मानता हमारे देश को हिंसा से आजादी मिलेगी। सुभाष बापू, इस वक्त आधे से ज्यादा दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है, और अगर ऐसे समय हम उनका साथ देंगे तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं हो पाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 में भी तो यही हुआ था, हमने उनका साथ दिया और बदले में हमें क्या मिला? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। और अगर जान देनी है तो उन अंग्रेजों के लिए क्यों, अपने देश के लिए क्यों नहीं? तुम्हारी सोच मेरी विचारधारा के विरुद्ध है सुभाष।
सोच भले ही विरुद्ध हो बापू, पर हमारी मंजिल एक ही है, हिंदुस्तान की आजादी। यदि तुम्हारी यही सोच है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता सुभाष। बापू, कभी आपने ही कहा था कि अगर अकेले पड़ जाओ और सत्य तुम्हारे साथ हो तो आगे बढ़ने से कभी मत डरना। यदि तुम्हारी यही सोच है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन तुम अपने तरीके से अगर देश को आज़ादी दिला सकते हो तो देखना, सबसे पहले तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए मैं ही आऊँगा। अपना आशीर्वाद दे नहीं सकते हैं बापू। बापू भी कहते हो और कहना भी नहीं मानते। रुक जाओ सुभाष, एक बार फिर कहता हूँ, तुम कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, सूनर या लेटर हमें आज़ादी मिल जाएगी। इतने दूर मत निकल जाओ कि वापस ना आ सको। डू नॉट वरी जवाहर, मैं कितने भी दूर चले जाऊं पर तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगा, मगर वापस आऊंगा एक आजाद हिंदुस्तान में। যদি তোর দাগ চলে গেল না সে তবে একলা চলো, যদি তোর দাগ চলে গেল না সে তবে একলা চলো। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूर के सोचने वाले व्यक्ति थे। उन्हें यह भली भांति मालूम था कि अंग्रेजों से आजादी अहिंसा के बल पर और अकेले कभी नहीं ली जा सकती। गांधी जी और कांग्रेस से मतभेद के बाद नेताजी का लक्ष्य साफ था। उन्होंने भारत में रहकर ही अंग्रेजों के खिलाफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। All India Forward Bloc was founded and established by Netaji Subhash Chandra Bose on May 3, 1939, after he resigned from the post of the President of the Indian National Congress. The army was not just brave men and soldiers full of patriotism, but it was a very clear message to the crowd that the time has arrived for them to leave Bharat. Subhash' fearful message to the whites, a symphony that still echoes in our ears. हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमारे देश को मुकम्मल आजादी ना हासिल हो। जितनी जल्दी हम सब आपसी मतभेद भुलाकर और एकजुट होकर इस जंग में भाग लेंगे, उतनी जल्दी हमारे इस देश को आजादी मिलेगी। आप सबका आत्म बलिदान का समय आ चुका है। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। बरसों से हो रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान गरीब ही चक्की में पिस रहा है। 2 वक्त की रोटी मुहाल है और इन सब कष्टों की एकमात्र रामबाण औषधि है आजादी, जो कि राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। इस वक्त कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। गुलामी सब कष्टों की जड़ है और समय आ गया है कि हम सब गुलामी की जंजीरों को निकाल कर फेंके। मगर हाँ, स्वतंत्रता के लिए मूल्य भी चुकाना होगा। पर मैं वादा करता हूँ इस देश के नौजवानों से, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Give me blood and I shall give you freedom. जय हिंद। बेटे सुभाष, ये मेरे जीवन भर की कमाई है। इसे मेरे बेटे के हाथ से ले लो और इसे अपना आशीर्वाद प्रदान करो। नहीं माँ, मैं इसे नहीं ले सकता। पर क्यों सुभाष? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है माँ। मेरे बड़े बेटे के गुजर जाने के बाद बस यही बचा है। अगर यह भी कम है तो मैं अपना दुकान और मकान नहीं माँ, अगर तुझे लेने की इतनी जिद है तो अपना सबसे बहुमूल्य रत्न मुझे दे दो। अपना ये बेटा मुझे दे दो माँ। पर लक्ष्मण तो मेरा एकलौता बेटा है। अगर यह भी चला गया तो इस गुड़िया को कौन संभालेगा? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ माँ? राम भी लक्ष्मण के बिना युद्ध नहीं जीत पाए थे, तो फिर मैं कैसे जीत सकता हूँ? कौन सोच सकता था कि इस जन्म में मुझे सुभाष जैसा बेटा और तुझे सुभाष जैसा भाई मिलेगा। जा लक्ष्मण जा और इस महान कार्य में भागीदार बन। तू बस हम 2 भाइयों की माता नहीं है माँ। पता है तू कौन है? भारत माता।
बोस जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मिलने पहुंचे थे। वर्ष 1942 पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर II की आग में जल रहा था। नेताजी जानते थे कि आजादी की लड़ाई सिर्फ नारों से नहीं, संघर्ष से लड़ी जाती है, और इसी संघर्ष के रास्ते पर वे बर्लिन पहुंचे। क्या कोई सामान्य मुलाकात नहीं, दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। एक था तानाशाह और दूसरा था स्वतंत्रता का दीवाना। चलिए जानते हैं कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। Mr. Bose, now you are going to meet the Führer. You should be very careful with what you say to him. Are you ready? Yes, I am ready from the past 6 months. So, the Indian revolutionary, you have the courage to stand before me. I came here not as a beggar, but as a leader of a nation struggling to break her chains. You expect to help. Why should Germany care about India? Because Britain is your enemy, and she is ours too. An empire crumbles when struck from all sides. I will strike from the east. You wish to fight the British, with whose army? With an army of my own countrymen, Indian POWs, patriots in exile, and the spirit of a nation struggling to rise. With your support, I will establish the Indian National Army, and together we shall march to Delhi. Give me blood, and I will give you freedom. This is the promise I did to my people, and my warning to Britain. We shall see, General Bose. History favors the bold or destroys them. So let history judge us both. जहां एक तरफ यूरोप में नेताजी अंग्रेजों को ललकार रहे थे, वहीं इधर हिंदुस्तान में हम एक दुराहे पर खड़े थे। जहां एक तरफ थी भारत और भारतीयों की आज़ादी के प्रति जागती आशाएं और उमंगें, तो वहीं थी ब्रिटिश क्राउन की औपनिवेशिक जकड़ जो अपने चरम पर थी। इन सभी शोरगुल और कोलाहल के मध्य गांधी बापू ने हिंदुस्तानियों को एक करने के लिए शुरू की नई क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन और द क्विट इंडिया मूवमेंट। The Quit India movement was an enormous step taken for India's independence from our enemy Britain. The discussion between Nehru and Gandhi was an important part regarding this. Let's see what discussion took place which led to this movement. जवाहरलाल, अब समय आ गया है। हमें ब्रिटिश सेना से तुरंत और पूरी तरह भारत छोड़ने की मांग करनी चाहिए। बाबू, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन दुनिया अभी युद्ध में डूबी हुई है। यह युद्ध यूरोप का है, हमारा नहीं। क्या हम न्याय की प्रतीक्षा करते करते अनंत काल तक बैठे रहें? हमारे लोग कष्ट में हैं। मैं कार्यवाही का विरोध नहीं कर रहा बाबू, लेकिन मुझे चिंता है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं। एकता डर या विलंब से नहीं आती जवाहरलाल। अगर हम साहस दिखाएं तो शायद और लोग भी साथ आए। यह आंदोलन किस प्रकार होगा बाबू? यदि हमने यह आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेज हम सभी को गिरफ्तार करेंगे। हाँ, यह करो या मरो का क्षण जरूर। हमें जेल के लिए, बलिदान के लिए, यहाँ तक कि मृत्यु के लिए भी तैयार रहना होगा। आप जानते हैं, मैंने हमेशा स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अगर वास्तव में समय आ गया है और जनता तैयार है तो मैं आपके साथ हूँ। तो यही सही, अहिंसा ही हमारी असली ताकत है। जाइए और दुनिया को बताइए कि हमें अराजकता नहीं बल्कि शांति से अर्जित आजादी चाहिए। तो फिर ऐसा ही हो। प्रस्ताव रखा जाए, अंग्रेज भारत छोड़े। इतिहास हमें देखेगा बाबू। आइए उसे कुछ ऐसा दें जो युगों तक याद रखा जाए। आज हम उस सच की वीर गाथा का आभास कर रहे हैं जिसने एक अकेले दम पर पूरे देश में आजादी की एक ऐसी मशाल जला दी थी जिससे भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पुकार भर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हौसले और जज्बे में जो आकर्षण था कि जब वह हिटलर से मिले तो वह भी उनसे प्रभावित हुए। हिटलर से मदद मांगने की कोशिश विफल होने पर भी नेताजी ने अटल संकल्प का परिचय दिया।
उन्होंने भारत में रहकर आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। Azad Hind Fauj was formed during World War II to fight for India's independence. It was initially led by Captain Govind Singh, which was later revived under the dynamic leadership of Netaji Subhash Chandra Bose. The INA was supported by Japan and comprised of Indian prisoners of war expatriates in Southeast Asia. Its motto, Chalo Delhi, reflected its mission to liberate India. Let's take a look upon the scene on how Indian soldiers pledged their loyalty towards Bose. ऑफिसर सहनवाज जय हिंद सर। ऑफिसर रहमान जय हिंद सर। ऑफिसर गुलजार जय हिंद सर। ऑफिसर रामचरण जय हिंद सर। Officer Lakshmi, Jai Hind sir! मैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु कसम खाकर कहता हूँ कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार रहूंगा। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस यानी मैं इस आजाद हिंद फौज का सेनानायक आज ये शपथ लेता हूँ कि भारत को आजाद कराने में मैं स्वयं अपनी सेना की अगुवाई करूंगा। आज मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारत की आन बान और शान आपके हाथों में है। भारत के आवाम की अश्रू की मशाल आपके हाथों में है। ईश्वर आप सबको आने वाले सभी जन्मों में जीत नसीब करवाए। जय हिंद। जय हिंद।